अध्याय 31। मैंने विक्रम प्रधान के चेहरे को दर्द की एक और ऐंठन के साथ विकृत होते हुए देखा। उसकी पिछली मांगें विनम्रता के समान कुछ में बदल गई थीं, लेकिन मैं क्षमाशील मनोदशा में नहीं था। कृपया मेरा घर तुरंत छोड़ दें, मैंने दोहराया। मेरी आवाज दृढ़ थी। प्रधान ने अपनी छाती को जकड़ लिया और दोहरा हो गया। उसके गले से एक गूंगी आवाज निकली। उसके पुरुषों ने चिंतित नजरें बदलीं। श्रीमान कुमार, उनमें से एक ने शुरू किया, मेरे नियोक्ता गंभीर संकट में हैं। निश्चित रूप से आप। निश्चित रूप से मैं क्या? मैंने उसे काट दिया। क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि विक्रम प्रधान अपनी उंगलियां चटकाता है? मैं बुलाया जाने वाला कुत्ता नहीं हूं। वह आदमी मेरी ओर बढ़ा, उसका चेहरा अंधेरा हो गया। सुनो, तुम घमंडी छोटे। मैंने उसे खत्म नहीं करने दिया। मेरा हाथ उसकी आंखों के ट्रैक से भी तेजी से चला, उसके गाल से जुड़ गया। प्रभाव ने उसे मेरे रहने वाले कमरे में उड़ा दिया। मेरी किताबों की अलमारियों को हिलाने के लिए पर्याप्त बल के साथ दीवार से टकराया। कमरे में चुप्पी छा गई। वह आदमी फर्श पर गिर गया, सचेत लेकिन स्तब्ध। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। क्या कोई और मेरे अपने घर में मुझे धमकी देना चाहता है? मैंने शांति से पूछा। प्रधान के अन्य पुरुषों ने तनाव लिया लेकिन जगह पर रहे, अचानक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए। घायल आदमी ने अपने पैरों पर संघर्ष किया, समझदारी से अपनी दूरी बनाए रखी। मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और मैं ईशा को वहां खड़ा देखने के लिए मुड़ गया। उसकी आंखों ने दृश्य में लिया। उसके चाचा दर्द में दोहरे हो गए। उनका आदमी एक खून से लथपथ होंठ की देखभाल कर रहा था। हवा में तनाव गाढ़ा था। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा, हालांकि उसके लहजे ने सुझाव दिया कि वह पहले से ही जानती थी। आपके चाचा और उनके पुरुषों ने सोचा कि वे मुझे चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए धमका सकते हैं, मैंने समझाया। मैं असहमत था। ईशा की टकटकी उसके चाचा पर गिर गई, जो अब दर्द से कांप रहा था। एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में पारिवारिक चिंता की एक झिलमिलाहट देखी, जिसे जल्दी ही कुछ कठिन से बदल दिया गया। विक्रम, उसने कहा, क्या तुम सच में यहाँ आने और राहुल से मांगे करने की उम्मीद करते थे? प्रधान जवाब नहीं दे सका। उसकी सांस लेना बहुत श्रमसाध्य था। मैंने तुम्हें हमारे आने से पहले बताया था, उसने जारी रखा, कि राहुल मांगों का अच्छी तरह से जवाब नहीं देता है। वह तुम्हारे कर्मचारियों में से एक नहीं है। उसके समर्थन ने मुझमें कुछ गर्म किया। मैंने उससे अपने चाचा के मामले की याचना करने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय वह दृढ़ता से मेरे कोने में खड़ी थी। वह मेरी ओर मुड़ गई। राहुल, मैं तुमसे उसकी मदद करने के लिए नहीं कहूंगी। ये पूरी तरह से तुम्हारी पसंद है, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगी अगर तुम कम से कम ये सुनो कि मुझे क्या कहना है इससे पहले कि मैं छोड़ूं। तुम जा रहे हो? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, मैं वहां नहीं रहूंगी जहां मेरे परिवार का अपमानजनक व्यवहार किया गया है। लेकिन मेरे जाने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि जबकि मेरे चाचा घमंडी और जिद्दी हो सकते हैं, वह कई दान के लिए भी महत्वपूर्ण है जो उनके मार्गदर्शन पर निर्भर करते हैं। उनकी अनुपस्थिति कई निर्दोष लोगों को प्रभावित करेगी। इसके साथ वह मुड़ गई और बाहर चली गई, मुझे उसके सूक्ष्म संदेश के साथ छोड़ दिया। उसकी खातिर नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उसकी मदद करो। मैंने विक्रम प्रधान को देखा, जो कल ही मुझ पर हंसने वाले शक्तिशाली आदमी की एक दयनीय छाया था। उसका सहायक उसे वापस अस्पताल ले जाने के लिए एक कार के लिए पागलपन से बुला रहा था। मैंने उन्हें 1 और घंटे के लिए पीड़ित होने दिया। दर्द और भी खराब हो गया। प्रधान का चेहरा भूरे रंग के एक खतरनाक छाया में बदल गया। उसकी सांस उथली और अनियमित थी। अस्पताल पहले ही बेकार साबित हो चुका था। मेरी मदद के बिना वह वास्तव में मर सकता था। क्या मुझे परवाह थी? पुराना राहुल दर्द में किसी की भी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता। नया राहुल अभी भी ये पता लगा रहा था कि उसकी सीमाएं कहाँ थीं। अंत में प्रधान ने खुद चुप्पी तोड़ दी। कुमार, उसने फुसफुसाया, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं माफी चाहता हूँ। मेरा व्यवहार अस्वीकार्य था। कृपया, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। विक्रम प्रधान अंबरनगर शहर के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक को मुझसे मदद के लिए भीख मांगते हुए देखकर मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली, सिर्फ थकान। मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? मैंने चुपचाप पूछा। क्योंकि, उसने श्रमसाध्य सांसों के बीच प्रबंधित किया, तुम एक वैद्य हो और मुझे उपचार की आवश्यकता है। सरल शब्द, लेकिन उन्होंने मुझे प्रहार किया। क्या मैं वह बनना चाहता था? एक वैद्य जो गौरव या द्वेष से उपचार रोक लेता था? मैंने आह भरी और अपनी दवा की कैबिनेट में चला गया। अंदर कई गोलियां और घोल थे जिन्हें मैंने तैयार किया था। प्रत्येक को सावधानीपूर्वक लेबल किया गया था। मैंने एक कच्ची दिखने वाली काली गोली का चयन किया, जो मोटे तौर पर बनाई गई थी लेकिन शक्तिशाली थी। प्रधान के पास लौटते हुए मैंने इसे बाहर रखा। इसे ले लो। उसके सहायक ने इसे संदेह से देखा। यह क्या है? ये गंदगी जैसा दिखता है। यह मेरे अपने निर्माण की एक हृदय स्थिर करने वाली गोली है, मैंने जवाब दिया। यह उसकी नसों में रुकावट को साफ कर देगा और उचित रक्त प्रवाह को बहाल कर देगा। प्रधान ने अपनी हथेली से गोली लेने से पहले संक्षेप में झिझका।
उसकी हताशा ने उसके संदेह पर काबू पा लिया था। उसने इसे सूखा निगल लिया, कड़वे स्वाद पर झुंझलाते हुए। कई क्षणों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसने अपनी छाती पर एक हाथ दबाया, उसकी अभिव्यक्ति दर्द से अविश्वास में बदल गई। दर्द, उसने फुसफुसाया। यह चला गया है, पूरी तरह से चला गया है। मैंने सिर हिलाया, अप्रत्याशित। गोली 24 घंटों तक काम करना जारी रखेगी, सभी रुकावटों को साफ करेगी। उसके बाद आपको पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक उचित आहार और व्यायाम व्यवस्था का पालन करना चाहिए। प्रधान धीरे धीरे खड़ा हो गया, अपनी नई पाई गई राहत का परीक्षण कर रहा था। यह चमत्कारी है। मैंने देश भर में विशेषज्ञों को देखा है, कोई भी ऐसा नहीं कर सका जो तुमने एक ही गोली से किया। उनमें से किसी के पास मेरा ज्ञान नहीं है, मैंने बस कहा। मैं तुम्हारा क्या ऋणी हूं? उसने पूछा, अपने बटुए के लिए पहुंचते हुए। मैंने उसे दूर कर दिया। इसे ईशा के लिए एक उपकार समझो। अब कृपया छोड़ दो, मुझे आराम की आवश्यकता है। प्रधान ने सिर हिलाया, अभी भी अपने अचानक ठीक होने से सदमे में दिख रहा था। उसके पुरुषों ने उसके चारों ओर इकट्ठा किया, उसे दरवाजे की ओर मदद करते हुए, उसके इस जोर के बावजूद कि वह अपने दम पर चल सकता था। जैसे ही वे दहलीज पर पहुंचे, मैंने उसके एक आदमी को सुना जिसे मैंने पहले मारा था, प्रधान के करीब झुकते और फुसफुसाते हुए, श्रीमान प्रधान, शायद आपकी असुविधा इस बच्चे की चालों के कारण हुई है। अन्यथा अस्पताल कुछ भी क्यों नहीं ढूंढ सका, फिर भी तुम उसकी गोली लेने के बाद तुरंत बेहतर महसूस करने लगे। मैं जम गया, दरवाजे के फ्रेम पर मेरा हाथ कस गया। निहितार्थ स्पष्ट थे, मैंने उसे अपना उपचार लेने के लिए मजबूर करने के लिए किसी तरह प्रधान की बीमारी का कारण बना था। आरोप हवा में लटक गया, विषैला और घातक। प्रधान मेरी ओर वापस मुड़ गया, उसके अभिव्यक्ति में संदेह रेंग रहा था। हमारी आंखें मिलीं, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे दया के कार्य ने सिर्फ एक खतरनाक नया दुश्मन बनाया था। मैं अपने अपार्टमेंट में जाने वाले गलियारे की छाया में खड़ा था, ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि विक्रम प्रधान अपने अधीनस्थ के साथ फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। कल के टकराव और संदिग्ध आरोप के बाद कि मैंने किसी तरह उसकी बीमारी का कारण बना था, मैं उच्च सतर्कता पर था, लगातार अपने आसपास की निगरानी कर रहा था। कुमार पर सभी निगरानी वापस ले लो, प्रधान ने आदेश दिया, उसकी आवाज कम लेकिन मेरी बढ़ी हुई इंद्रियों के लिए स्पष्ट थी। हम अब जयंत हुड्डा के साथ उसके संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उसके अधीनस्थ ने झिझका। सर, क्या आप निश्चित हैं? हुड्डा, मैंने कहा वापस ले लो, प्रधान ने छीना। कुमार वह नहीं है जो मैंने सोचा था कि वह था। चलो देखते हैं कि वह हुड्डा के खिलाफ खुद को कैसे संभालता है बिना हमारे हस्तक्षेप। मैंने उनके जाने तक इंतजार किया, इससे पहले कि मैं अपने अपार्टमेंट में जारी रहा। उनकी बातचीत मेरे दिमाग में उलट रही थी। तो प्रधान मुझे हर समय देख रहा था, और अब वह ये देखने के लिए पीछे हट रहा था कि मैं इस जयंत हुड्डा व्यक्ति के खिलाफ कैसे किराया लूंगा, जो भी वह था। मेरे लिए ठीक है, मैं कभी किसी की सुरक्षा या हस्तक्षेप नहीं चाहता था। एक बार मेरे छोटे अपार्टमेंट के अंदर, मैं काम पर लग गया। आज का लक्ष्य स्पष्ट था, वित्तीय स्वतंत्रता। दिव्य आत्मा पोषण गोलियां जिन्हें मैंने कल परिष्कृत किया था, एक अच्छी कीमत ला सकती थी, मेरे अपने संसाधनों का निर्माण शुरू करने के लिए पर्याप्त था। मैंने अधिकांश सुबह अतिरिक्त बैच बनाने में बिताया, अभ्यस्त दक्षता के साथ काम किया जिसने मेरे पूर्व स्व को आश्चर्यचकित कर दिया होता। दोपहर तक मेरे पास बिक्री के लिए 20 गोलियां तैयार थीं। ये मुझे किसी और के दान पर निर्भर किए बिना जीवित रहने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करेंगे। लेकिन एक और गोली थी जिसे मैं बनाना चाहता था, लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में। मैंने अपने गत्ते संग्रह से सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियों को ध्यान से चुना, उन्हें एक महीन पाउडर में पीसते हुए अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। मैं जो जलवर्धक गोली बना रहा था, वह विशेष रूप से ईशा के अद्वितीय संविधान के लिए डिजाइन की गई थी। उसने कभी भी अपनी पुरानी सूखेपन की समस्याओं का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन मेरी चिकित्सा आंख ने सूक्ष्म लक्षणों को देखा था। लगातार मरहम लगाने के बावजूद उसके थोड़े फटे होंठ, जिस तरह से वह हमेशा पानी को पास रखती थी। 3 घंटे के मेहनती काम के बाद मैंने एक छोटी, चमकदार नीली गोली पकड़ी जो शुष्क हवा में भी संक्षेपण के साथ झिलमिलाती थी। उत्तम। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, जो बहुत ज्यादा नहीं थे, बस एक साफ बटन अप शर्ट और स्लैक्स जो स्पष्ट रूप से पहनकर नहीं दिख रहे थे, और ईशा के निवास के लिए अपना रास्ता बना लिया। सुरक्षा ने मुझे अब पहचान लिया और मुझे न्यूनतम परेशानी के साथ पास होने दिया। जब ईशा ने अपना दरवाजा खोला, तो उसकी मुस्कान ने मेरी छाती के माध्यम से एक परिचित गर्मी भेजी। राहुल, क्या अच्छा आश्चर्य है, उसने मुझे अंदर जाने के लिए एक तरफ कदम रखते हुए कहा। उसका अपार्टमेंट शानदार होने के बिना सुरुचिपूर्ण था, किताबों और कला से भरा हुआ था जो प्रभावित करने की इच्छा के बजाय वास्तविक स्वाद की बात करते थे। मैं माफी मांगना चाहता था, मैंने शुरू किया, उसके रहने वाले कमरे में अजीब तरह से खड़े होकर। उसने अपना सिर झुका लिया। किसके लिए? जिस तरह से मैंने कल तुम्हारे चाचा के साथ चीजों को संभाला। मैं बहुत कूटनीतिक नहीं था। एक छोटी सी हंसी उससे बच गई।
क्या तुम उसके आदमियों में से एक को कमरे में फेंकने को कहते हो? बहुत कूटनीतिक नहीं। मैंने अपने चेहरे को गर्म महसूस किया। मुझे उस तरह से अपना आप नहीं खोना चाहिए था। ईशा मेरे पास पहुंची, उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। राहुल, अपने लिए खड़े होने के लिए माफी मांगना बंद करो। मेरे चाचा जो कुछ हुआ उसके हर हिस्से के लायक थे। वास्तव में। वह रुक गई, उसकी आंखें सीधे मेरी मिलीं। मुझे ये देखकर ताजगी मिली कि किसी ने आखिरकार उसे दिखाया कि वह हर किसी को दबाव में नहीं ला सकता। तुमने किया। बिल्कुल। वह फिर से मुस्कुराई और उसकी आंखों में कुछ ने मेरे दिल को दौड़ा दिया। अधिकांश पुरुष मेरे परिवार के आसपास सिमरिंग मूर्खों में बदल जाते हैं, अनुमोदन या संबंधों के लिए बेताब। लेकिन तुम सिर्फ बुनियादी सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहते हो। यह अच्छा है। मैंने अपना गला साफ किया, अचानक आत्मसचेत। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया, मैंने कहा, जलवर्धक गोली वाले छोटे बॉक्स को बाहर निकालते हुए। तुमने किया? क्या? एक जोर से खटखटाने ने हमें बाधित किया, जिसके तुरंत बाद दरवाजा एक जवाब के लिए इंतजार किए बिना खुला। एक लंबा युवा व्यक्ति अंदर चला गया, जैसे कि वह जगह का मालिक था, सिर से पैर तक डिजाइनर कपड़ों में पहना हुआ था। 2 सहायक उसके पीछे चले गए, एक फूल ले जा रहा था, दूसरा एक बड़ा लिपटा हुआ पैकेज। ईशा, प्यारी, आदमी ने नाटकीय इशारे में अपनी बाहें चौड़ी करते हुए कहा। मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए बिल्कुल मर रहा था। मैंने सहज रूप से पीछे कदम रखा, उपहार बॉक्स को अपनी जेब में डाल दिया। ईशा की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई, उसकी आंखों के चारों ओर एक कसौटी जो क्षणों पहले नहीं थी। जयंत, उसने ठंडे से कहा, मैं तुम्हें कल तक उम्मीद नहीं कर रही थी। जयंत हुडा, ये वही होना था। तो यह वह प्रतिद्वंद्वी था जिसका प्रधान ने उल्लेख किया था। उसके बारे में सब कुछ धन और विशेषाधिकार चीखता था, उसके पूरी तरह से स्टाइल वाले बालों से लेकर उसके हस्तनिर्मित चमड़े के जूते तक। मैं बस एक और दिन इंतजार नहीं कर सका, उसने कहा, उसके सहायक ने जो भारी गुलदस्ता ले जा रहा था उसे सौंपते हुए। एल्डोरिया यहाँ अंबरनगर में तुमको जानते हुए भयानक रूप से सुस्त लगा। उसकी आंखों ने आखिरकार मेरी उपस्थिति को पंजीकृत किया, मुझे ऊपर से नीचे तक मुश्किल से छिपे हुए तिरस्कार के साथ स्कैन कर रहा था। और यह कौन हो सकता है? उसने पूछा, सीधे मुझे संबोधित करने की परेशानी नहीं उठाते हुए। ईशा की रीढ़ थोड़ी सीधी हो गई। ये राहुल कुमार है, मेरा एक प्रिय दोस्त। जयंत ने एक भौं उठाई। कुमार, परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक नहीं है, मैंने समान रूप से जवाब दिया। यह उसे मनोरंजन करने लगा। कोई परिवार नहीं? कितना आकर्षक। क्या तुम ईशा के दान का मामला हो? शायद। उसके पास हमेशा कम भाग्यशाली लोगों के लिए एक नर्म स्थान रहा है। मेरी उंगलियां मुट्ठी में मुड़ गईं, लेकिन ईशा ने इससे पहले बात की कि मैं जवाब दे पाता। राहुल एक प्रतिभाशाली वैद्य है, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी प्रतिभा असाधारण है। जयंत की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या ऐसा है? खैर, मुझे लगता है कि हर किसी को शौक की आवश्यकता होती है। उसने एक बड़े हुए हाथ के साथ मेरी ओर वापस मुड़ गया। जयंत हुडा, एल्डोरिया में हुडा एंटरप्राइजेस का उत्तराधिकारी। शायद तुमने हमारे बारे में सुना है। हम केवल 40 देशों में काम करते हैं। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ तुरंत कस गई। वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, एक स्कूली और रणनीति जो महंगे इत्र में पहनी हुई थी। लेकिन मैं वह आदमी नहीं था जो मैं 1 महीने पहले भी था। मेरी साधना ने न केवल मेरी इंद्रियों को बल्कि मेरे शारीरिक शरीर को भी मजबूत किया था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने चुपचाप कहा, धीरे धीरे अपनी पकड़ के दबाव को बढ़ाते हुए। जयंत की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई, चंचल तिरस्कार से भ्रम तक, फिर अलार्म और अंत में दर्द, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना मुद्दा बनाने के लिए पर्याप्त निचोड़ा। उसके घुटने वास्तव में थोड़ा झुक गए इससे पहले कि उसने खुद को पकड़ा। क्या? उसने फुसफुसाया, अपना हाथ दूर खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे मुक्त करने से पहले 1 और सेकंड के लिए इसे दृढ़ता से पकड़ लिया। उसने अपने हाथ को पाल लिया, उसका चेहरा शर्मिंदगी और क्रोध से लाल हो गया। उसके सहायक आगे बढ़े। क्या करना है यह अनिश्चित था। तुम्हारी वहां मजबूत पकड़ है, जयंत ने कस चुके दांतों के माध्यम से कहा, अपनी उंगलियों को लचीला करते हुए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना अप्रभावशाली दिखता है। मैंने पतले से मुस्कुराया। दिखावट धोखा दे सकती है। उसकी आंखें सक्रिय हो गईं, दोस्ती का सारा दिखावा चला गया। वास्तव में वे कर सकते हैं। वह ईशा की ओर मुड़ गया, अपनी शांतता को फिर से हासिल करने के लिए दृश्यमान रूप से संघर्ष कर रहा था। ईशा, प्यारी, शायद हम कुछ गोपनीयता ले सकते हैं। मेरे पास चर्चा करने के लिए मामले हैं जो सामान्य कंपनी के लिए नहीं हैं। ईशा ने हमारे बीच देखा और सिर्फ एक पल के लिए मैंने उसके मुंह के कोने को ऊपर की ओर मुड़ते हुए देखा। वास्तव में, जयंत, उसने शांति से कहा, राहुल और मैं किसी महत्वपूर्ण चीज के बीच में थे। शायद तुम कल वापस आ सकते हो, जैसा कि मूल रूप से नियोजित था। जयंत का चेहरा अंधेरा हो गया, उसकी आंखें छिपी हुई नफरत के साथ वापस मुझ पर चमकीं।
उस पल में मुझे पता था कि मैंने एक दुश्मन बनाया था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे परवाह नहीं थी। तब नहीं जब ईशा मेरी ओर अपनी आंखों में शांत अनुमोदन के साथ देख रही थी। बेशक, जयंत ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज तंग थी। कल फिर जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ गया, वह मेरे करीब झुका। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी जिसका मतलब केवल मेरे कानों के लिए था। अपने पल का आनंद लो, अनामिक। ये चलेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से उसका हाथ अभी भी कांप रहा था, उसने मुझे सब कुछ बताया जो मुझे जानने की आवश्यकता थी। जयंत हुड्डा ने अभी अभी खोज की थी कि धन और स्थिति उसे हर चीज से या हर किसी से नहीं बचा सकती थी। जयंत हुड्डा ने अपना हाथ रगड़ा, अपने असुविधा को छिपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह एक कदम पीछे लड़खड़ाया। राहुल ने जो दबाव लगाया था वह बना रहा, एक धड़कता हुआ अनुस्मारक कि यह अनामिक उतना शक्तिहीन नहीं था जितना वह दिखाई देता था। मैंने एक मुस्कान को दबाया, जयंत के ध्यान से निर्मित मुखौटे को टूटते हुए देखकर आनंद ले रहा था। इससे पहले कि मैं जाऊं, मैंने कहा, अपनी जेब में पहुंचते हुए, मैं ईशा को कुछ देना चाहता था। मैंने जलवर्धक गोली युक्त छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला जिसे मैंने पहले तैयार किया था। ये सरल था, अनादृत। जयंत जिस भड़कीले प्रदर्शन को पसंद करता था, उसके जैसा कुछ भी नहीं। वह क्या है? जयंत ने मजाक उड़ाया, अपनी कुछ शांतता को ठीक करते हुए। एक सड़क विक्रेता से एक तुच्छ वस्तु। ईशा ने एक वास्तविक मुस्कान के साथ मेरे उपहार को स्वीकार किया। धन्यवाद, राहुल। जयंत का चेहरा घृणा के साथ मुड़ गया। रुको, उसने कहा, अपने एक सहायक पर अपनी उंगलियां चटकाते हुए। मैं लगभग भूल गया, मैं तुम्हारे लिए भी एक उपहार लाया हूं, ईशा। सहायक चमकदार कागज में लिपटे सजावटी पैकेज के साथ आगे बढ़ा। जयंत ने इसे लिया और एक ठाठ के साथ ईशा को प्रस्तुत किया। ये, उसने भव्य रूप से घोषित किया, पूर्वी पहाड़ों से 100 साल पुरानी जंगली जिनसिंग है। इसमें अधिकांश लोग एक साल में जितना कमाते हैं उससे अधिक लागत आती है। उसने मुझे एक संतुष्ट नजर दी। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है और इसमें असाधारण औषधीय गुण हैं। ईशा ने विनम्र धन्यवाद के साथ पैकेज स्वीकार किया, हालांकि मैंने देखा कि उसका उत्साह उससे मेल नहीं खाता था जो उसने मेरे सरल डिब्बे के लिए दिखाया था। क्या तुम इसे खोलने नहीं जा रही हो? जयंत ने दबाया, उसकी आंखें उसके चेहरे पर स्थिर थीं, उसकी प्रतिक्रिया के लिए भूखे थे। मैंने इसे विशेष रूप से क्षेत्र में सबसे अच्छे जड़ी बूटी शिकारियों द्वारा प्राप्त किया था। बेशक, ईशा ने राजनयिक रूप से कहा। उसने ध्यान से पैकेज को खोल दिया, एक जटिल रूप से नक्काशीदार जेड डिब्बे का खुलासा किया। अंदर, लाल रेशम पर सजा हुआ, एक जिनसेंग जड़ होने के लिए दिखाई दिया। मैं खुद के बावजूद आगे झुक गया। अगर यह वास्तव में 100 साल का जंगली जिनसेंग था तो यह एक उल्लेखनीय नमूना होगा। इस तरह की जड़ें वास्तव में दुर्लभ और मूल्यवान थीं, विशेष रूप से कुछ औषधीय अनुप्रयोगों के लिए। जयंत संतुष्टि के साथ चमक उठा। मैं देखता हूं कि तुम्हारा दोस्त भी मेरे उपहार के मूल्य की प्रशंसा करता है। ईशा ने मुझे देखा। राहुल औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में काफी जानकार है। शायद वह इसकी गुणवत्ता को सत्यापित कर सकता है। जयंत की मुस्कान लड़खड़ा गई। मुझे मुश्किल से लगता है कि यह आवश्यक है। मेरा आपूर्तिकर्ता निंदा से परे है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने कहा, करीब कदम रखते हुए। क्या मैं? इससे पहले कि जयंत आगे आपत्ति कर पाता, ईशा ने मुझे डिब्बा सौंप दिया। मैंने जड़ की ध्यान से जांच की, उसके रंग, बनावट और उसके ऑफशूट की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। मैंने इसकी मंद खुशबू का भी पता लगाया, जिसने मुझे इसकी सच्ची प्रकृति के बारे में मात्रा बताई। कुछ ठीक नहीं था। खैर, जयंत ने पूछा, उसके लहजे में अधीरता स्पष्ट थी। क्या तुम अभी तक प्रभावित हो? मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा, उसकी टकटकी को मिलाते हुए। यह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग नहीं है। कमरा शांत हो गया। जयंत का चेहरा सदमे और आक्रोश के बीच कहीं एक अजीब अभिव्यक्ति में जम गया। तुमने क्या कहा? वह आखिरकार प्रबंधित हुआ। ये, मैंने जड़ को पकड़े हुए कहा, सामान्य खेती की गई जिनसेंग है। यह शायद 5 साल पुरानी है, अगर वह। आप वर्दी आकार और यहाँ इन निशानों से बता सकते हैं, इन छोटे दांतों को देखें। वे मशीन की कटाई से हैं। जंगली जिनसेंग अनियमित रूप से बढ़ता है और इसमें प्राकृतिक धब्बे होते हैं। जयंत का चेहरा लाल हो गया। ये बेतुका है। मैंने उसके लिए 15,000 का भुगतान किया। तो तुम्हें धोखा दिया गया था, मैंने बस जवाब दिया, जड़ को वापस उसके डिब्बे में रखते हुए। यह शायद 50 रुपये का है। यह अनिवार्य रूप से एक फैंसी मूली है। ईशा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और मैंने उसके होंठों पर एक मुस्कान का भूत पकड़ा इससे पहले कि उसने अपनी अभिव्यक्ति को समाहित किया। जयंत ने मेरे हाथों से डिब्बा झपट लिया। तुम इसके बारे में क्या जानोगे? तुम अनामिक हो, चिकित्सा में खेलने वाला कोई सड़क वैद्य। मैंने अपनी छाती में गर्मी महसूस की, शर्मिंदगी से नहीं बल्कि धर्मी क्रोध से। मैं काफी जानता हूं कि जब कोई मूर्ख बनाया जा रहा है या दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है तो पहचानना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जयंत ने फुसफुसाया। उसके सहायकों ने उसके पीछे चिंतित नजरें बदलीं।
जयंत, ईशा ने हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। शायद तुम्हारे आपूर्तिकर्ता ने गलती की। कोई गलती नहीं थी, मैंने कहा, इसे जाने देने में असमर्थ। किसी को नकली उपहारों के साथ ईशा को प्रभावित करने की कोशिश करने का विचार, विशेष रूप से औषधीय जो गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर उसे संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकते थे। मुझमें कुछ सुरक्षात्मक प्रज्वलित हुआ। या तो तुम्हारे आपूर्तिकर्ता ने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया, या तुम जानते थे कि जब तुमने इसे प्रस्तुत किया तो ये ठीक क्या था। जयंत का आत्मविश्वासी व्यवहार पूरी तरह से टूट गया। उसके माथे पर पसीना टपकने लगा क्योंकि उसने मेरे और ईशा के बीच देखा। आपूर्तिकर्ता ने मुझे आश्वस्त किया, तुमने इसे ईशा को देने से पहले खुद भी नहीं जांच किया। मैंने दबाया, या क्या तुमने जानबूझकर सस्ते जिनसेंग को कुछ मूल्यवान के रूप में पारित करने की कोशिश की। राहुल, ईशा ने धीरे से कहा, लेकिन उसके लहजे में कोई फटकार नहीं थी, केवल ये देखने की उत्सुकता थी कि यह कैसे सामने आएगा। मैं बस तथ्यों को इंगित कर रहा हूं, मैंने जारी रखा, जयंत को सीधे आंख में देखते हुए। ये जड़ वह नहीं है जो तुमने होने का दावा किया था। तो ये कौन सा है? क्या तुम्हें धोखा दिया गया था या तुम धोखेबाज हो? जयंत का मुंह एक मछली की तरह खुला और बंद हो गया। उसके सहायकों ने पीछे हट गए थे, स्पष्ट रूप से सामने आ रही आपदा से खुद को दूर करना चाहते थे। मेरे परिवार ने इस आपूर्तिकर्ता के साथ पीढ़ियों के लिए निपटा है, वह आखिरकार प्रबंधित हुआ, हालांकि उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। कुछ गलती होनी चाहिए, शायद मैंने रियायत दी, हालांकि मैंने एक सेकंड के लिए भी इस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यह मात्रा बोलता है कि तुम इसे एक कीमती उपहार के रूप में प्रस्तुत करने से पहले खुद अंतर नहीं बता सकते थे। मैं ईशा की ओर मुड़ गया। जलवर्धक गोली जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, विशेष रूप से तुम्हारे संविधान के लिए तैयार की गई है। मैंने देखा कि तुम आंतरिक सूखेपन से पीड़ित होती हो, ये सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होता है जिसे अधिकांश लोग नहीं पकड़ेंगे। ये गोली कम से कम 3 महीने तक तुम्हारे शरीर के नमी संतुलन को नियमित करने में मदद करेगी। ईशा का आश्चर्य स्पष्ट था। तुम कैसे जानते थे? मैंने अपने परिवार के चिकित्सकों के बाहर किसी को भी इसका उल्लेख नहीं किया है। मैं अवलोकन करता हूं, मैंने बस कहा। मैंने यह नहीं जोड़ा कि मैं उसके स्वास्थ्य और भलाई के बारे में हर विवरण को लगभग बेहोश रूप से सूचीबद्ध करते हुए, जब से हम मिले थे तब से उसकी बारीकी से अध्ययन कर रहा था। यह अजीब लग रहा होता, शायद जुनूनी भी, हालांकि मेरे इरादे विशुद्ध रूप से औषधीय थे। जयंत ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त ठीक हो गया था। कोई भी अस्पष्ट स्वास्थ्य दावे कर सकता है, उसने मजाक उड़ाया। लेकिन ईशा के पास वेरिडिया शहर में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। उसे शायद ही शौकिया उपचार की आवश्यकता होती है। मैं पतले से मुस्कुराया। मेरा उपहार झूठे दावों या फुलाए हुए कीमतों के साथ नहीं आता है। ये बस कुछ ऐसा है जो मैंने एक विशिष्ट स्थिति में मदद करने के लिए बनाया है जिसे मैंने अवलोकन किया। ईशा की अभिव्यक्ति में कुछ बदल गया, प्रशंसा, शायद यहाँ तक की प्रशंसा भी। उसने छोटा लकड़ी का डिब्बा खोला और अंदर चमकदार नीली गोली की जांच की। धन्यवाद, राहुल, ये वास्तव में अविश्वसनीय रूप से विचारशील है। जयंत ने हमारे बीच देखा, उसका चेहरा तेजी से व्यथित हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह जमीन खो रहा था। ईशा, निश्चित रूप से तुम कुछ अज्ञात उत्पाद लेने नहीं जा रही हो। एक दोस्त से जिसने उल्लेखनीय चिकित्सा ज्ञान का प्रदर्शन किया है, उसने उसके लिए खत्म किया। मुझे लगता है कि मैं करूंगी, वास्तव में। वह मेरी ओर मुड़ गई। राहुल, क्या तुम जयंत को ये बताने में आपत्ति करोगे कि तुमने ठीक कैसे जाना कि उसका जिनसेंग नकली था? मुझे तुम्हारी विशेषज्ञता आकर्षक लगती है। यह उसकी ओर से एक निपुण कदम था, जयंत को वहां खड़े होने और सुनने के लिए मजबूर करना, क्योंकि मैंने उसे पद्धतिपूर्वक उस चीज पर शिक्षित किया था जिसे उसने उसे प्रभावित करने के लिए उपयोग करने की कोशिश की थी। मैं उसके अपमान को बढ़ते हुए देख सकता था कि मैंने प्रामाणिक जंगली जिनसेंग बनाम खेती की गई किस्मों के बारे में प्रत्येक विवरण प्रदान किया था। जब तक मैंने अपना अस्थायी सबक समाप्त किया, तब तक जयंत का रंग लाल के एक खतरनाक छाया में बदल गया था। उसके सहायक दरवाजे से व्यावहारिक रूप से झुक रहे थे, स्पष्ट रूप से कहीं और रहने की कामना कर रहे थे। मैंने जयंत को एक कठोर नजर के साथ ठीक किया। उसके अहंकार के साथ मेरा धैर्य आखिरकार समाप्त हो गया। अगर तुम्हें धोखा दिया गया था तो इसका मतलब है कि तुम अंधे हो। अगर तुमने इसे जानबूझकर किया तो तुम सुश्री अग्रवाल को धोखा दे रहे हो। जयंत का चेहरा एक पल में लाल से सफेद हो गया। उसके मंदिरों से पसीना बह गया क्योंकि वह इन दो समान रूप से हानिकारक विकल्पों के बीच फंसा हुआ था, या तो वह एक मूर्ख था या एक धोखेबाज। और उसकी आंखों में घबराहट से मुझे संदेह था कि वह ठीक जानता था कि कौन सा सच था। मैं अपनी जमीन पर खड़ा रहा क्योंकि जयंत का चेहरा अपमान के साथ विकृत हो गया। नकली जिनसेंग की घटना ने उसके ध्यान से निर्मित विनेर को हटा दिया था और अब हर कोई देख सकता था कि नीचे क्या था। ईशा ने जयंत के कपटी उपहार वाले जेड डिब्बे को उठाया। जानबूझकर धीमेपन के साथ उसने इसे बंद कर दिया और अपने एक सहायक को सौंप दिया। मैं इशारे की प्रशंसा करती हूँ, जयंत, उसने कहा। उसके लहजे को मापा लेकिन फिर भी काट रहा था।
लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों जानते हैं कि यह वह नहीं है जो तुमने दावा किया था। शायद तुम्हें अपने आपूर्तिकर्ता के साथ गुणवत्ता नियंत्रण पर चर्चा करनी चाहिए। बर्खास्तगी सुरुचिपूर्ण लेकिन अचूक थी। जयंत की आंखें हमारे बीच चमक गईं, उसकी शांतता और टूट गई। ये सिर्फ एक गलतफहमी है, उसने घबराकर अपनी टाई को समायोजित करते हुए हकलाया। मैं अपने लोगों को तुरंत जांच करूंगा। तुम केवल सबसे अच्छे के लायक हो, ईशा। बेशक, उसने जवाब दिया, उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। अब अगर तुम मुझे माफ करोगे तो मुझे अन्य मामलों में शामिल होना है। उसके गौरव के लिए उस अंतिम झटका के साथ जयंत पीछे हट गया, व्यवहारिक रूप से अपने सहायकों को अपने साथ घसीटता हुआ। मैंने उसे जाते हुए देखकर एक मुस्कान को दबाया, उसके कंधे हार में झुके हुए थे। ईशा ने मेरी ओर मुड़ गया, मेरे जलवर्धक गोली वाले लकड़ी के डिब्बे को पकड़े हुए। तुम्हारा ज्ञान मुझे प्रभावित करता रहता है, राहुल। इसके लिए धन्यवाद। ये कुछ भी खास नहीं है, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। मैंने बस कुछ ऐसा देखा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। विनम्रता तुम पर शोभा नहीं देती, उसने एक बूढ़ मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास ऊपर कुछ व्यवसाय है जिसमें मुझे शामिल होना है। हम जल्द ही फिर से बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया, उसे कृपालु शांतता के साथ सीढ़ी पर चढ़ते हुए देख रहा था। उसके बारे में कुछ था, सुरुचिपूर्ण के नीचे कुछ गणना जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। कुछ मिनटों के बाद मैंने घर जाने का फैसला किया। जयंत का अपमान अस्थायी होगा, उसके जैसे पुरुषों में नाजुक अहंकार लेकिन छोटी यादें थीं। फिर भी मैंने आज एक दुश्मन बनाया था, हालांकि इससे मुझे मुश्किल से चिंता हुई। जैसे ही मैं निकास की ओर चला गया, मैंने अपने पीछे तेज गुस्से भरे पैरों की आवाज सुनी। कुमार, मैं जयंत को देखने के लिए मुड़ गया, उसका चेहरा क्रोध से लाल था। मुस्कुराता हुआ मुखौटा चला गया था, जिसे नग्न शत्रुता से बदल दिया गया था। मैंने सोचा कि तुम चले गए, मैंने शांति से कहा। तुम्हें लगता है कि तुम चालाक हो, है ना? उसने गुर्राया, करीब कदम रखते हुए। मुझे ईशा के सामने एक मूर्ख जैसा दिखाना। मैंने कंधे उठाए। तुमने वह खुद नकली जिनसेंग के साथ प्रबंधित किया। जयंत की आंख झटकी। चलो दिखावा छोड़ दें। तुम ईशा के साथ जो भी खेल खेल रहे हो वह अब समाप्त होता है। कोई खेल नहीं है, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे विपरीत, मैं हर बातचीत को एक छिपे उद्देश्य के साथ नहीं पहुंचता। ध्यान से सुनो, उसने फुसफुसाया, अपनी आवाज को गिराते हुए। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे और ईशा के बीच क्या हो रहा है, लेकिन यह आज रुक जाता है। वह सिर्फ विनम्रता या उत्सुकता से तुम्हारा मनोरंजन कर रही है और कुछ नहीं। मैंने उसका अध्ययन किया, उसके क्रोध के नीचे वास्तविक डर को ध्यान में रखते हुए। यह आदमी वास्तव में मुझे एक खतरा के रूप में देखा, जो हमारे बीच शक्ति अंतर पर विचार करते हुए लगभग मनोरंजक था। क्या तुम खुद को यही बताते हो? मैंने पूछा। कि वह मेरे जैसे किसी में संभवतः रुचि नहीं ले सकती। उससे दूर रहो, जयंत ने चेतावनी दी, मेरे सीने पर एक उंगली मारते हुए बिना वास्तव में मुझे छुए। अग्रवाल और हुडा पीढ़ियों से सहयोगी रहे हैं। तुम एक अस्थायी व्याकुलता के अलावा और कुछ नहीं हो। अगर यह सच है, मैंने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम इतने चिंतित क्यों हो? उसके नथुने भड़क गए। मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हें कोई पता नहीं है कि तुम किसके साथ पेश आ रहे हो। वास्तव में, मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम वह हो जो स्थिति को नहीं समझता है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, मैं मुड़ गया और चला गया। उसकी धमकियां खाली हवा थीं, और मेरे पास एक बिगड़ा उत्तराधिकारी के नखरे को सुनने से अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। ऊपर, ईशा अपने निजी निगरानी कमरे में बस गई, जहां स्क्रीन पूरे भवन में कैमरों से फीड प्रदर्शित करती थी। उसकी सचिव, एमा, अपने हाथ में टैबलेट के साथ उसके बगल में खड़ी थी। क्या तुम्हें उस मुठभेड़ से वह मिला जो तुम चाहती थी, सुश्री अग्रवाल? एमा ने पूछा, उसकी आंखें लॉबी में जयंत और मुझे दिखा रही स्क्रीन पर थीं। ईशा के होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए क्योंकि उसने जयंत को मुझसे टकराते हुए देखा। पूरी तरह से निष्पादित। जयंत ने ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा कि अपेक्षित था, घमंडी, फिर अपमानित, फिर बेताब। और श्रीमान कुमार? एमा ने पूछा। राहुल उम्मीदों से अधिक जारी है, ईशा ने बुदबुदाया, आंखें मेरी छवि पर स्थिर थीं क्योंकि मैंने शांति से जयंत की धमकियों को बर्दाश्त किया। उसे देखो, जयंत की धमकी से पूरी तरह से बेपरवाह। यह एक साधारण आदमी की प्रतिक्रिया नहीं है। अगर मैं पूछ सकती हूँ, एमा ने ध्यान से साहस किया, आप उन्हें एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़ा कर रही हैं? ईशा उसकी ओर मुड़ गई, आंखें गणना के साथ चमक रही थीं। जयंत राहुल के विकास के लिए सिर्फ एक कदम है। राहुल जितना अधिक बाधाओं पर काबू पाता है, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। मैं देखती हूँ, एमा ने जवाब दिया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ने सुझाव दिया कि वह अपने नियोक्ता के तरीकों को पूरी तरह से नहीं समझती थी। इतनी चिंतित मत देखो, ईशा ने कहा, उसकी आवाज को मनोरंजन में रंगते हुए। जयंत वर्षों से मेरा हाथ जीतने की कोशिश कर रहा है। वह एक चोट लगे अहंकार से बच जाएगा। स्क्रीन पर, मैं जयंत से दूर चला गया, जिसका चेहरा नपुंसक क्रोध के साथ विकृत हो गया।
दिलचस्प, ईशा ने फुसफुसाया, लगभग खुद से। अधिकांश पुरुष सीधे जयंत का सामना करके मुझे प्रभावित करने की कोशिश करते, लेकिन राहुल बस चला जाता है, क्योंकि उसे मेरे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वह खड़ी हो गई, अपनी पोशाक को चिकना करते हुए। आज के लिए पर्याप्त मनोरंजन है। हमारे पास वास्तविक व्यवसाय है जिसमें हमें शामिल होना है। बाद में उस शाम मैं अपने अपार्टमेंट में लौट आया, अजीब गतिशीलता पर विचार कर रहा था। मुझमें ईशा की रुचि वास्तविक लग रही थी, फिर भी उसके व्यवहार के बारे में कुछ ने गहरे धाराओं का सुझाव दिया जिसे मैं अभी तक समझ नहीं सकता था। मेरा फोन गूंज उठा, रोहन वर्मा से एक बैठक का अनुरोध करने वाला एक संदेश। सही समय। आत्मा पोषण गोलियां जो मैंने बनाई थीं, उसके संबंधों वाले किसी के लिए मूल्यवान होंगी। जब रोहन आया तो उसकी सामान्य आत्मविश्वासी अकड़ दबी हुई लग रही थी। हमने सुखद बातें बदली इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आ गया। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें रुचि दे सकता है, मैंने कहा, हमारे बीच मेज पर एक छोटा कंटेनर रखते हुए। 20 आत्मा पोषण गोलियां, प्रत्येक साधना और उपचार को महत्वपूर्ण रूप से तेज कर सकता है। रोहन ने कंटेनर को संदेह से देखा। और तुम मुझे ये क्यों पेश करोगे? तुम्हारे पास वितरण चैनल है जो मेरे पास नहीं है, मैंने बस समझाया। मैं प्रति गोली 5 लाख का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो वे कर सकते हैं उस पर विचार करते हुए एक उचित कीमत। रोहन की अभिव्यक्ति कस गई। कुल 1 करोड़, वह प्रमाणित दवा के लिए काफी ऊंचा है। वे प्रमाणित हैं, मैंने उसे आश्वस्त किया, लेकिन मैं तुम्हारी झिझक को समझता हूं। खुद एक कोशिश करो, तुम उनका मूल्य देखोगे। रोहन के चेहरे पर एक अजीब नजर आई, इस्तीफा के साथ मिला हुआ संदेह। ठीक है, मैं उन सभी को ले जाऊंगा। लेन देन जल्दी और कुशल था। रोहन ने पैसे हस्तांतरित किए, गोलियां ली और जाने के लिए तैयार हो गया। ये मेरे भुगतान की कम से कम तिगुना के लिए बिकेंगे, मैंने मदद से जोड़ा। ये हम दोनों के लिए एक अच्छा अवसर है। रोहन की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। बेशक, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद, श्रीमान कुमार। उसके जाने के बाद मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि उसकी प्रतिक्रिया के बारे में कुछ बंद था। मैंने उसे एक वास्तविक अवसर की पेशकश की थी, वह इतना अनिच्छुक क्यों लग रहा था? अपनी कार में वापस, रोहन ने एक तिरछी नजर के साथ गोलियों में से एक की जांच की। 1 करोड़, सिर्फ इसलिए कि उसके पास अग्रवाल का समर्थन है। वह सोचता है कि वह किसी को भी फिरौती दे सकता है। उसका चालक चुप रहा, टिप्पणी करने से बेहतर जानता था। ये शायद बेकार हैं, रोहन ने बुदबुदाया, गोली को अपने मुंह में फेंकते और इसे सूखा निगलते हुए। लेकिन मैं उन्हें बेचने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढूंगा। जो भी पैसा राहुल कुमार मुझसे चाहता है, मैं इसे किसी और से पाऊंगा। उसने पतले से मुस्कुराया, पहले से ही अपनी योजना को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार कर रहा था जिसे उसने एक नुकसान माना था। उसे थोड़ा पता था कि उसने जो गोली अभी खाया था, वह उससे कहीं अधिक मूल्यवान थी जो उसने भुगतान किया था, और उसकी गलतफहमी जल्द ही ऐसे परिणामों को जन्म देगी जिसकी हम में से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। मैं अपने फोन की लगातार गूंज से जाग गया। स्क्रीन पर निगाहें डालते हुए मैंने रोहन का नाम चमकता हुआ देखा, साथ ही समय सुबह 6:30 बजे। आकस्मिक बातचीत के लिए बहुत जल्दी। रोहन, मैंने जवाब दिया, मेरी आवाज अभी भी नींद के साथ खुरदरी थी। राहुल, उसकी आवाज व्यवहारिक रूप से स्पीकर के माध्यम से विस्फोट हो गई। वे गोलियां, वे अविश्वसनीय हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं बैठ गया, तुरंत और अधिक सतर्क हो गया। तुमने एक ली, कल रात, तुम्हारे जाने के ठीक बाद। मैंने सोचा कि मुझे धोखा दिया जा रहा था, लेकिन वह रुक गया, अपनी आवाज को कम करते हुए। मेरी साधना एक रात में जितना महीनों में हुआ है उससे अधिक सुधार हुआ। मेरा ऊर्जा स्तर छत के माध्यम से है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक मैराथन चला सकता हूँ। मैं मुस्कुराया, संतुष्टि मेरी छाती को गर्म कर रही थी। मैंने तुम्हें बताया था कि वे कीमत के लायक थे। इसके लायक, वे उससे तिगुना के लायक हैं जो मैंने भुगतान किया। रोहन ने विस्मयादिबोधक किया, और यही ठीक है कि हर कोई मुझे आज सुबह प्रस्ताव दे रहा है। सुबह से मेरे फोन ने बजना बंद नहीं किया है। इसने मेरा ध्यान पकड़ा। हर कोई, ठीक कौन? अंबरनगर के अभिजात वर्ग में से आधे। मैंने कल रात कुछ प्रमुख लोगों को नमूने दिए, बस बाजार का परीक्षण करने के लिए, तुम समझते हो। अब वे और अधिक के लिए बेताब हैं। चौहान परिवार संपत्ति सौदों की पेशकश कर रहा है। वाधवा विशेष वितरण अधिकार चाहते हैं। यहां तक कि उस पुराने बदमाश एडमंड पियर्स ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया। मैंने इस जानकारी को संसाधित किया, जल्दी से गणना करते हुए। तुम्हारे पास कितनी गोलियां बची हैं? 17, और मेरे पास खरीदार हैं जो प्रत्येक को 20 लाख का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प, मैंने जवाब दिया, दिमाग दौड़ रहा था। बाजार ने उससे भी बेहतर जवाब दिया था जिसकी मैंने प्रत्याशा की थी। मुझे तुमसे मिलने की आवश्यकता है। आज 3 घंटे बाद रोहन मेरे दरवाजे के माध्यम से फट गया, व्यवहारिक रूप से ऊर्जा के साथ कंपित हो रहा था। गोली के प्रभाव उसके आंदोलनों में स्पष्ट थे, पहले से अधिक तरल, अधिक आत्मविश्वासी। राहुल, मेरे दोस्त, उसने नई पाई गई परिचितता के साथ मेरे कंधे पर ताली बजाई।
तुमने मुझे रातों रात अंबरनगर में सबसे लोकप्रिय आदमी बना दिया है। बैठो, मैंने सुझाव दिया, मेरे मामूली रहने वाले कमरे के फर्नीचर की ओर इशारा करते हुए। मुझे सब कुछ बताओ। रोहन ने उन कॉलों का विस्तार किया जो उसे मिली थी, प्रस्ताव, हताशा, वादे। शहर के प्रभावशाली परिवारों ने सिर्फ एक रात के बाद सभी का ध्यान आकर्षित किया था। कुछ ने तो अपने घर के बाहर इंतजार करने के लिए प्रतिनिधियों को भी भेजा था। मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा, उसने स्वीकार किया, अपने पूरी तरह से स्टाइल वाले बालों के माध्यम से एक हाथ चलाते हुए। ये लोग एक और गोली के लिए अपने घरों को गिरवी रखेंगे। मैंने सिर हिलाया, इस तरह के कुछ की उम्मीद करते हुए, हालांकि गति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं और बना सकता हूँ। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। कितनी जल्दी? वह निर्भर करता है, मैंने ध्यान से जवाब दिया। कीमत बढ़ गई है। बढ़ गई। रोहन का उत्साह थोड़ा कम हो गया। कितने से? अब प्रति गोली 16 लाख। रोहन ने एक लंबे पल के लिए मुझे घूर लिया, इससे पहले कि वह हंसी में फट गया। तुम निर्दयी हो, लेकिन काफी उचित। जिन कीमतों पर मैं आज्ञा कर रहा हूं, मैं अभी भी अपने निवेश को तिगुना करूंगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। सौदे। तुम अगले बैच को कितनी जल्दी तैयार कर सकते हो? 20 और गोलियों के लिए 3 दिन, मैंने कहा, उसके हाथ को हिलाते हुए। हालांकि मुझे जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। गुणवत्ता वाले। रोहन की भौं सिकुड़ गई। मेरे सामान्य आपूर्तिकर्ता उच्चतम गुणवत्ता में निपटा नहीं करते हैं, जिसके लिए तुम्हें आवश्यकता है। उसने एक पल के लिए सोचा। दक्षिण शहर में एक नीलामी घर है, फीनिक्स मंडप। वे दुर्लभ जड़ी बूटियों और साधना सामग्री में विशेषज्ञ हैं। ठीक कानूनी नहीं है, लेकिन उनकी गुणवत्ता अतुलनीय है। मैंने इस जानकारी को दूर कर दिया। मैं इसकी जांच करूंगा। रोहन नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ चला गया, पहले से ही अपने वितरण नेटवर्क को व्यवस्थित करने के लिए कॉल कर रहा था। मैंने अपनी आर्थिक जांच करने में दोपहर बिताई, अचानक बहुत स्वस्थ, और अपनी अगली चालों की योजना बनाई। उस शाम मेरा फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर ईशा का नाम मेरे दिल को तेजी से धड़काने लगा। राहुल, उसकी आवाज आई, रेशम की तरह चिकनी। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण में बाधा नहीं डाल रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया, अकेले होने के बावजूद सीधे बैठकर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कल रात नदी किनारे के विला में एक व्यावसायिक सभा है, उसने कहा। दुर्भाग्य से मैं व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं ले सकती। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी जगह जा सकते हो। मैं झिझका। नदी किनारे का विला, क्या वह जयंत हुड्डा की संपत्ति नहीं है? ये है, उसने पुष्टि की। क्या वह एक समस्या है? हमारे टकराव के बाद जयंत आखिरी व्यक्ति था जिसे मैं देखना चाहता था। हम ठीक दोस्ताना शर्तों पर नहीं बिछड़े। मैं जागरूक हूँ, ईशा ने जवाब दिया, और मैं उसकी आवाज में मुस्कान सुन सकता था। इसे एक परीक्षा मानो। एक परीक्षा। इसने चीजों को काफी हद तक बदल दिया। किस तरह की परीक्षा? मैंने पूछा, उत्सुकता उत्पन्न हुई। चलो बस कहते हैं कि मुझे रुचि है कि तुम कुछ स्थितियों को कैसे संभालते हो, उसने रहस्यमय ढंग से कहा। तुमने मुझे पहले आश्चर्यचकित किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम फिर से ऐसा करोगे। उसकी आवाज में चुनौती अचूक थी। जो भी खेल वह खेल रही थी, मैंने खुद को भाग लेना चाहता था। मुझे वहां किस समय होना चाहिए? मैंने पूछा। रात 8 बजे। औपचारिक रूप से पोशाक पहनो। वह रुकी। और राहुल, मेहमानों की सूची में कई लोग शामिल हैं जो तुम्हारे फार्मास्यूटिकल उद्यमों के लिए मूल्यवान संबंध हो सकते हैं। मेरी भौहें उठ गईं। उसे मेरी योजनाओं के बारे में पहले से ही कैसे पता चला? मैं वहां रहूंगा, मैंने वादा किया। उत्कृष्ट। मुझे ये सुनने के लिए उत्सुकता है कि यह कैसे जाता है। लाइन डेड हो गई। मुझे अपने फोन को घूरते हुए छोड़ दिया। ईशा अग्रवाल एक पहेली बनी रही, एक पल समर्थक, अगले मुझे परीक्षण कर रही थी। वह मुझसे ठीक क्या चाहती थी? अगली शाम मैंने खुद को शहर के बाहरी इलाकों की ओर जाने वाली एक टैक्सी में पाया। नदी किनारे का विला नदी के किनारे एक फैले हुए एस्टेट पर बैठा था, शहर के घने भीड़ से दूर। मैंने एक सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण काले सूट का विकल्प चुना था, कुछ भी चमकदार नहीं, लेकिन अमीर भीड़ के साथ मिलने के लिए पर्याप्त अच्छा था। जैसे ही टैक्सी पास आई, मैंने गड़ा हुआ लोहे के फाटकों के माध्यम से विला की अपनी पहली झलक पकड़ी। भूमध्यसागरीय शैली की हवेली अंधेरे आकाश के खिलाफ एक जवाहरात की तरह जगमगा रही थी, इसका प्रतिबिंब नदी में चमक रहा था। लग्जरी कारें परिपथ ड्राइववे में खड़ी थीं, बेंटले, मासेराती और एक से अधिक रोल्स रॉयस। मैंने चालक को भुगतान किया और बाहर कदम रखा, तुरंत अपने ध्यान से तैयारी के बावजूद अंडरड्रेस महसूस किया। लेकिन जैसे ही मैंने शाम की हवा की अपनी पहली सांस ली, कुछ और ने मेरा ध्यान पूरी तरह से जकड़ लिया। आध्यात्मिक प्राण। समृद्ध, प्रचुर आध्यात्मिक प्राण ने वातावरण को संतृप्त किया। मैं जगह पर जम गया, क्षण भर के लिए स्तब्ध। यहाँ एकाग्रता उस पहाड़ से भी अधिक थी जहाँ मैं साधना कर रहा था। ये कैसे संभव था? ऐसी ऊर्जा प्राकृतिक शक्ति के स्थानों में पाई जानी चाहिए, प्राचीन जंगलों, पहाड़ की चोटियों, छिपी हुई घाटियों, एक आधुनिक हवेली में नहीं जो एक समाज पार्टी की मेजबानी कर रही थी।
विला की चौड़ी खिड़कियों के माध्यम से मैं पूरी तरह से घूमते हुए सभा को देख सकता था। सुरुचिपूर्ण पुरुष और महिलाएं हाथ में पे के साथ घुल मिल गए, हंसी रात में बाहर फैल गई। संगीत और बातचीत एक साथ मिश्रित हो गए, धन और विशेषाधिकार का एक साउंड ट्रैक बना रहे थे। फिर भी मैं इस जगह के चारों ओर अविश्वसनीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जो भी परीक्षा ईशा ने मुझे सामना करने के लिए भेजा था, वह इस बारे में नहीं जान सकती थी। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। मैंने एक गहरी सांस ली, प्राण समृद्ध हवा में आरेखन करते हुए, और प्रवेश द्वार तक कदम शुरू कर दिए। इस भव्य पार्टी के मुखौटे के पीछे व्यवसाय संबंधों या सामाजिक चढ़ाई से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ था। दरबान ने मुझे एक संदेहास्पद नजर दी क्योंकि मैं पास आया, स्पष्ट रूप से आश्चर्य कर रहा था कि मैं लग्जरी वाहनों में से एक के बजाय एक टैक्सी में कैसे पहुंचा था। लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया और उल्लेख किया कि मैं ईशा अग्रवाल का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। बेशक श्रीमान कुमार, ठीक इस तरह से, उसने कहा, अचानक विनम्र। जैसे ही मैंने दहलीज के पार और जयंत हुडा के डोमेन के दिल में कदम रखा, आध्यात्मिक ऊर्जा ने मुझ पर लहरों में धोया। मैं मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। जो कुछ भी मेरे अंदर का इंतजार कर रहा था, मैंने पहले से ही कुछ संभावित रूप से जीवन बदलने वाला खोजा था। अब सवाल ये था, क्या जयंत हुडा को कोई पता था कि उसकी संपत्ति में वास्तव में क्या खजाना था? मैं जयंत हुडा की हवेली में प्रवेश कर गया, तुरंत साधारण दिखाई देते हुए भीड़ भरे कमरे को स्कैन कर रहा था। विला अतिवाद का एक शोकेस था, क्रिस्टल झूमर, संगमरमर के फर्श, अमूल्य कला, लेकिन मुझे उसमें अधिक रुचि थी जो देखा नहीं जा सकता था। यहाँ आध्यात्मिक प्राण आश्चर्यजनक था, हवा के माध्यम से लगभग धड़कता हुआ, अधिकांश के लिए अदृश्य लेकिन मेरे लिए व्यावहारिक रूप से ठोस। जबकि मेहमान अपने डिजाइनर कपड़ों में शैंपेन बांसुरी को पकड़े हुए थे, मैं भव्य बॉल रूम के एक कम आबादी वाले कोने की ओर विवेकपूर्ण ढंग से चला गया। सबसे समृद्ध प्राण घर के नीचे से बहता हुआ प्रतीत होता था, जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भूमिगत झरना। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझकर यहाँ बनाया था। इस स्थान को एक कारण के लिए चुना गया था, मैंने खुद से बुदबुदाया, एक खंभे के खिलाफ झुकते हुए। मैंने नियंत्रित सांसों के माध्यम से ऊर्जा में आरेखन करते हुए संक्षेप में अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ भी बस खड़े होकर मैं अपनी साधना को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। कमरे के पार दो परिचित आंकड़े षड्यंत्रकारी बातचीत में घुसे हुए थे। सेराफिना शर्मा, मेरी पूर्व पत्नी, एक फिट लाल पोशाक में चौंकाने वाली दिख रही थी जो उसके विषैले व्यक्तित्व से मेल खाती थी, गिदोन सिंह के बगल में खड़ी थी। उनकी आंखें लगातार मेरी दिशा में चमक रही थीं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हुडा ने उस अनामिक को आमंत्रित किया, सेराफिना ने कहा, पास के मेहमानों को सुनने के लिए काफी जोर से। गिदोन मुस्कुराया, उसने नहीं किया, तुम्हारा पूर्व पति पार्टी में क्रैश कर रहा है। जयंत क्रोधित होगा, सेराफिना ने जवाब दिया, अपनी खुशी को छिपाने की परेशानी नहीं उठाते हुए। मुझे फिर से हुडा के बारे में बताओ। वे एल्डोरिया से हैं, है ना? वहां के सबसे पुराने परिवारों में से एक, गिदोन ने अपने गिलास में एम्बर तरल को घुमाते हुए पुष्टि की। जयंत के दादा ने कुछ भी नहीं से हुडा व्यापार समूह का निर्माण किया। अब वे महाद्वीपों के बीच आधे शिपिंग मार्गों को नियंत्रित करते हैं। जयंत खुद साधना की दुनिया में एक उगता हुआ सितारा है, केवल 28 में ऊर्जा एकत्रीकरण के 10वें स्तर पर। सेराफिना की आंखें चौड़ी हो गईं। वह प्रभावशाली है, प्रभावशाली से अधिक। यह एक गहन रक्तरेखा विरासत के बिना लगभग अभूतपूर्व है। गिदोन उसके करीब झुक गया, और उसकी आंखें वर्षों से ईशा अग्रवाल पर हैं। तो कुमार सिर्फ एक पार्टी क्रैशर नहीं है, वह एक प्रतिद्वंद्वी है। सेराफिना की हंसी भंगुर और तेज थी। जयंत उसे नष्ट कर देगा। मुझे संदेह है कि यह ठीक है कि आज रात किस बारे में है, गिदोन ने जवाब दिया। जयंत एक ऐसा नहीं है जो समस्याओं का सीधे सामना करता है जब वह इसके बजाय उनके विनाश का मंचन कर सकता है। जब उसने सुना कि राहुल आज रात ईशा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो वह खुश था, बहुत खुश। तुम्हें लगता है कि उसने कुछ योजना बनाई है? गिदोन ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि उसने आज रात के लिए विशेष रूप से एल्डोरिया से एक विशेषज्ञ को लाया। उसने एक अस्थायी शो का उल्लेख किया जो उसके मेहमानों का मनोरंजन करेगा। मैंने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखा, हालांकि मैंने अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण हर शब्द सुना था। तो यह एक जाल था। जयंत ने किसी तरह सीखा था कि मैं यहाँ रहूंगा और एक सार्वजनिक अपमान तैयार किया। मुझे हमारे अंतिम मुठभेड़ के बाद उतना ही उम्मीद करनी चाहिए थी। मैंने अपनी सूक्ष्म साधना जारी रखी, हवेली की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में आरेखन करते हुए, जबकि बस एक और उबे हुए मेहमान की तरह दिख रहा था। अगर जयंत मेरा एक तमाशा बनाना चाहता था, तो मुझे हर फायदे की आवश्यकता होगी। श्रीमान कुमार, मैं खुद को मेरे पास आने वाले एक युवा आदमी को खोजने के लिए मुड़ गया। वह शायद मेरी उम्र का था, लेकिन कपड़ों में पहना हुआ था जिसकी लागत शायद मेरे पास सब कुछ से अधिक थी। उसकी अभिव्यक्ति, हालांकि अंबरनगर के अभिजात वर्ग से मुझे मिलने वाले सामान्य तिरस्कार की कमी थी। मैं दामियान पटेल हूं, उसने खुद को पेश किया, अपना हाथ बढ़ाते हुए।
मैंने इसे हिलाया, नाम को तुरंत पहचानते हुए। पटेल एंटरप्राइजेस के, वही। हालांकि मैं उसके साथ नेतृत्व नहीं करने की कोशिश करता हूं। उसने एक छोटी, आत्मनिंदात्मक मुस्कान की पेशकश की। मेरे पिता मेरा सिर लेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था। मेरा गाद तुरंत ऊपर चला गया। मुझे किस बारे में चेतावनी दे रहे हो? दामियान ने अपनी आवाज कम करने से पहले चारों ओर देखा। जयंत हुड्डा, वह जानता है कि तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था और वह ईशा अग्रवाल के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में खुश नहीं है। मैं इसे एक रिश्ता नहीं कहूंगा, मैंने ध्यान से जवाब दिया। जयंत कहेगा। उसकी आंखें वर्षों से उस पर हैं। दामियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। देखो, हम कभी नहीं मिले लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें जानना चाहिए। जयंत अपने साथ एल्डोरिया से किसी को लाया। आध्यात्मिक विश्लेषण और सार्वजनिक रहस्योद्घाटन समारोहों में किसी तरह का विशेषज्ञ। वह तुम्हारे लिए कुछ योजना बना रहा है और यह सुखद नहीं होगा। मैंने दामियान के चेहरे का अध्ययन किया, किसी भी धोखे का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये क्यों बता रहे हो? हम अजनबी हैं। चलो बस कहते हैं कि जयंत और मेरे पास इतिहास है। दामियान के लक्षणों में कुछ अंधेरा भड़क गया। पिछले साल उसने एक समान सभा में मेरी छोटी बहन को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उसकी साधना को सामान्य और उसकी तकनीक को मरम्मत से परित्रुटिपूर्ण कहा। उसने तब से अभ्यास नहीं किया है। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया, समझते हुए। मैं चेतावनी की प्रशंसा करता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अब चला जाता। दामियान ने प्रवेश द्वार की ओर देखा जहां जयंत देर से आने वालों को अभिवादन कर रहा था। जो कुछ भी उसने योजना बनाई है उसका मतलब इस शहर में हर किसी के सामने तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट करना है जो मायने रखता है। क्या हर कोई यही उम्मीद कर रहा है? मेरे भागने के लिए? दामियान ने कंधे उठाए। ये वही है जो अधिकांश लोग जयंत हुड्डा के संसाधनों और संबंधों का सामना करने पर करेंगे। मैंने अपने विकल्पों पर विचार किया। भागने से जयंत ने जो भी तमाशा योजना बनाई थी उससे बच जाएगा, लेकिन ये भी पुष्टि करेगा कि हर कोई पहले से ही क्या मानता था कि मैं एक काया था जो उनके बीच खड़े होने के अयोग्य था। अधिक महत्वपूर्ण बात, ये ईशा को निराश करेगा, जिसने विशेष रूप से इसे एक परीक्षा कहा था। धन्यवाद श्रीमान पटेल चेतावनी के लिए, मैंने शांत दृढ़ संकल्प के साथ कहा, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। दामियान आश्चर्यचकित फिर प्रभावित लग रहा था। साहसी रुख, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका समर्थन कर सकते हो। उसने मेरे कंधे के ऊपर देखा और कठोर हो गया। उसने हमें बात करते हुए देखा है। मुझे जाना चाहिए। जैसे ही दामियान चला गया, मैंने जयंत की टकटकी को कमरे के पार से मुझ पर ताला लगाते हुए महसूस किया। वह उस अभिजात्य तरीके से शास्त्रीय रूप से सुंदर था, लंबा, पूरी तरह से स्टाइल वाले काले बाल और एक अनुरूप सूट जो पुराने पैसे चीखता था। उसके चेहरे पर मुस्कान ने मात्रा बोली। मैंने अपने कंधों को सीधा किया और सीधे उसकी टकटकी को मिलाया। उसने जो भी जाल लगाया था, मैं अब उसमें अंधाधुंध नहीं चल रहा था। जयंत ने एक नकली टोस्ट में अपना गिलास उठाया। उसकी आंखें कभी भी मेरी नहीं छोड़ी क्योंकि उसने अपने बगल में एक गंभीर दिखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ फुसफुसाया। आदमी ने एक बार सिर हिलाया और एक तरफ के दरवाजे से गायब हो गया। मेरे चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक तीव्रता से धड़कती हुई प्रतीत होती थी, जैसे कि बढ़ती तनाव का जवाब दे रही हो। मैंने इसे हर सांस के साथ आरेखित किया, अपने मेरिडियन को भरते हुए। जो कुछ भी अगला आया उसके लिए तैयार हो रहा था। हवेली की रोशनी अचानक मंद हो गई और बातचीत शांत हो गई क्योंकि जयंत कमरे के केंद्र में एक उठाए गए मंच पर चढ़ गया। दोस्तों और सम्मानित मेहमानों, उसने घोषित किया। उसकी आवाज अंतरिक्ष के माध्यम से प्रयासहीन ढंग से ले जा रही थी। मैंने तुम सभी से मनोरंजन और ज्ञानोदय की एक शाम का वादा किया था। ऐसा लगता है कि आज रात हमारे पास एक अपेक्षित आगंतुक है जो दोनों के लिए सही अवसर प्रस्तुत करता है। सभी आंखें मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने अंदर बनने वाले क्रोध के बावजूद चेहरे को निष्क्रिय रखते हुए अभी भी रहा। श्रीमान राहुल कुमार, जयंत ने जारी रखा, उसके लहजे को नकली रूप से औपचारिक करते हुए, क्या तुम मेरे साथ यहाँ शामिल होने के लिए इतने दयालु होंगे? मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी एल्डोरिया आध्यात्मिक विज्ञान अकादमी से गुरु वांग के पास तुम्हारे बारे में कुछ काफी रोशनी डालने के लिए है। जिस गंभीर आदमी को मैंने पहले देखा था वह वापस आ गया, अब एक सजावटी डिब्बे को ले जा रहा था। मेहमानों ने अपेक्षा के साथ बुदबुदाया, मंच के चारों ओर एक चौड़ा घेरा बना रहे थे। मैंने अपनी मुट्ठियों को कस लिया, ये जानते हुए कि जो कुछ भी अगला आया वह शक्ति और विशेषाधिकार की इस दुनिया में मेरी स्थिति निर्धारित करेगा, लेकिन उससे भी अधिक ये निर्धारित करेगा कि क्या मैं ईशा की परीक्षा पास करूंगा। गणना की गई शांतता के साथ मैं जयंत की प्रतीक्षा मुस्कान की ओर आगे बढ़ा, एक शिकारी की मुस्कुराहट जिसने खून का वादा किया था। मैं कमरे में हर आंख को मुझ पर जलते हुए महसूस कर सकता था क्योंकि मैं अपनी जमीन पर खड़ा था। उनके निर्णय का वजन लगभग ठोस था, लेकिन मैंने कोई कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। जयंत की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसने मुझे देखा, स्पष्ट रूप से आनंद ले रहा था जिसे वह मेरा पतन मानता था। श्रीमान कुमार, मेरे बाईं ओर से एक चिकनी आवाज आई।
मैंने दामियान पटेल को शैंपेन बांसुरी हाथ में पकड़े हुए देखा। सुश्री अग्रवाल के समर्थन के साथ मैं जयंत के नाटकीय के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। मैं तुम्हारी चिंता की प्रशंसा करता हूँ। अग्रवाल नाम महत्वपूर्ण वजन रखता है, उसने जारी रखा, पास के मेहमानों को सुनने के लिए काफी जोर से। इस कमरे में अधिकांश लोग स्वीकार करने से अधिक। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, एक और आकृति हमारे बगल में भौतिक हो गई। रोहन वर्मा, जो वेरिडिया शहर भर में अपने व्यापक व्यावसायिक संबंधों के लिए जाना जाता था, ने अपना हाथ पेश किया। हमारा ठीक से परिचय नहीं हुआ है। रोहन वर्मा, उसने कहा। उसका लहजा मोटा था लेकिन उसकी पकड़ दृढ़ थी। मैंने तुम्हारे बारे में दिलचस्प बातें सुनी हैं, श्रीमान कुमार। सभी बुरे, मुझे लगता है। मैंने सूखे हास्य के संकेत के साथ जवाब दिया। रोहन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। सभी नहीं, और मैंने गपशप सुनने के बजाय अपनी खुद की राय बनाना सीख लिया है। भीड़ पर एक खामोशी छा गई क्योंकि जयंत हुड्डा पार्टी के माध्यम से काट गया। एक लंबा सफेद बालों वाला युवा आदमी खींचकर ले गया। जयंत की आंखें ठंडी थीं, उसकी अभिव्यक्ति अभ्यास श्रेष्ठता में से एक थी। खैर खैर, जयंत ने जोर से घोषित किया, अनामित मेहमान खुद को काफी आरामदायक बना रहा है। वह सीधे मेरे सामने रुक गया। मुझे बताओ कुमार, क्या तुम अक्सर उन पार्टियों को क्रैश करते हो जहां तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है? मैंने उसकी टकटकी को लगातार मिलाया। मैं यहाँ सुश्री अग्रवाल के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जैसा कि तुम जागरूक हो। ईशा के उल्लेख पर जयंत की आंख झटकी। प्रतिनिधित्व, क्या तुम इसे कहते हो? मुझे आश्चर्य है कि सुश्री अग्रवाल के कद का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अपमानित साथ रहने वाले दामाद के पास क्या योग्यताएं हैं। कई दर्शकों ने हंसते हुए कहा। मैं अविचलित रहा। सुश्री अग्रवाल मेरी योग्यताओं से संतुष्ट लगती हैं, मैंने समान रूप से जवाब दिया। जयंत का चेहरा काला हो गया। यहाँ तुम्हारी उपस्थिति एक अपमान है कुमार। तुम हमारे बीच संबंधित नहीं हो, और फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। जयंत अचानक दामियान की ओर मुड़ गया, उसकी आवाज झूठी गर्मजोशी से टपक रही थी। दामियान, मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे परिवार की शिपिंग कंपनी तुम्हारे पूर्वी विस्तार के लिए नियामक अनुमोदन के साथ कुछ कठिनाइयों का सामना कर रही है। दामियान कठोर हो गया। हम इसे संभाल रहे हैं। मैं उन समस्याओं को एक फोन कॉल से गायब कर सकता हूँ, जयंत ने जारी रखा। मैं बस इतना मांगता हूँ कि तुम हमारे अनामित मेहमान को वह उचित स्वागत दिखाओ जिसके वह हकदार है। उसने एक थप्पड़ गति का अभिनय किया। एक सरल इशारा, और तुम्हारे परिवार का वित्तीय भविष्य सुरक्षित है। कमरा शांत हो गया। हर कोई देखा, ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या दामियान सौदा लेगा। दामियान ने संक्षेप में मुझे देखा, फिर जयंत को वापस। मुझे मना करना होगा जयंत। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि एक आदमी का चरित्र किसी भी व्यावसायिक फायदे से अधिक मूल्यवान है। जयंत की मुस्कान गायब हो गई। जब तुम्हारा परिवार व्यवसाय 6 महीने में पैसा बहा रहा होगा तो तुम्हारे पिता तुम्हारे सिद्धांतों पर पछतावा करेंगे। शायद, दामियान ने ठंडे से जवाब दिया, लेकिन कम से कम मैं उसकी आंखों में देख पाऊंगा। तुम एक गलती कर रहे हो, जयंत ने फुसफुसाया। तुम दोनों। उसने रोहन को घूरा, जो मेरे बगल में रहा था। मैं खुद को मदद नहीं कर सका। यहाँ एकमात्र मूर्ख तुम हो, हुड्डा। भीड़ के माध्यम से एक सामूहिक आश्चर्य लहरदार हुआ। जयंत का चेहरा क्रोध के साथ विकृत हो गया, फिर अचानक कुछ और खतरनाक में आराम मिला, संतुष्टि। एक मूर्ख मैं हूँ। उसने अपनी उंगलियां चटका दी और संगीत अचानक बंद हो गया। देवियों और सज्जनों, मुझे लगता है कि यह कुछ मनोरंजन का समय है। जयंत कमरे के केंद्र में एक छोटे से उठाए गए मंच पर चढ़ गया। आज रात हमारे पास एक विशेष मेहमान है जो अपनी जगह को नहीं समझता है। शायद हमें उसे याद दिलाना चाहिए। मेरे पेट में कस गया, लेकिन मैंने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखा। मुझे बताओ कुमार, जयंत ने बुलाया, उसकी आवाज शांत कमरे में ले जा रही थी। तुम्हारी प्यारी पत्नी सेराफिना शर्मा कैसी है? क्या अभी भी 3 साल बाद खुशी से शादीशुदा है? मैंने कुछ नहीं कहा, जाल को प्रकट होते हुए महसूस कर रहा था। कोई जवाब नहीं। शायद तुम अपने खुद के घर में हो रही हर चीज से जागरूक नहीं हो। जयंत क्रूर रूप से मुस्कुराया। सेराफिना प्यारी, क्या तुम हमारे साथ शामिल होगी? भीड़ से सेराफिना उभरी, उसकी फिट लाल पोशाक में चौंकाने वाली लग रही थी। उसके पीछे गिदोन सिंह पीछा किया, उसका हाथ अधिकारपूर्वक उसकी पीठ के छोटे पर था। सेराफिना, जयंत ने पुर्र किया, क्या तुम हमारे मेहमानों के साथ श्रीमान कुमार के साथ अपनी शादी की सच्ची प्रकृति को साझा करने में आपत्ति करोगी? सेराफिना की टकटकी मेरी मिली, उसकी आंखों में पछतावा का कोई संकेत नहीं था। तुम क्या जानना चाहते हो जयंत? चलो निष्ठा के साथ शुरू करते हैं। क्या तुम अपने पति के प्रति वफादार रही हो? वह हंस पड़ी, आवाज कमरे के माध्यम से काट रही थी। बेशक नहीं, मैं क्यों होऊंगी? अधिक आश्चर्य, इसके बाद खराब रूप से छिपी हुई चिंताओं का अनुसरण किया गया। मैं पूरी तरह से स्थिर रहा, अपनी छाती में बनने वाली गांठ के बावजूद अपने चेहरे को निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर कर रहा था।
और ये व्यवस्था कब से चल रही है? जयंत ने पूछा। सेराफिना ने अपने बाल वापस फेंक दिए। हमारी शादी की रात से। भीड़ चौंकाने वाली फुसफुसाहटों और मुश्किल से दबी हुई हंसी में फट गई। और क्या तुम्हारे पति को पता था? जयंत ने दबाया, स्पष्ट रूप से मेरे सार्वजनिक अपमान में आनंद ले रहा था। अगर उसे पता नहीं था तो वह उससे भी अधिक दयनीय है जितना हर कोई सोचता है। सेराफिना की आंखें दुर्भावना के साथ चमक उठीं। जब से वह अंदर गया तब से मेरे परिवार में राहुल एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं रहा है। मेरे पिता ने उसे केवल इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी दादी किसी हास्यास्पद भविष्यवाणी में विश्वास करती थी। मैंने अपनी प्रतिक्रिया देखने के लिए सैकड़ों आंखों की जलन महसूस की। हालांकि मेरे अंदर क्रोध के साथ मंथन हुआ, मैंने जयंत या सेराफिना को मुझे टूटते हुए देखने की संतुष्टि देने से इनकार कर दिया। उसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई संबंध नहीं है, सेराफिना ने जारी रखा अपने दर्शकों के लिए गर्म करते हुए। जब वह हमारे घर से चलता है तो नौकर भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वह हमारी मेज पर केवल इसलिए खाता है क्योंकि मेरी माँ कभी कभी उसे आमंत्रित करना याद करती है। जयंत संतुष्टि के साथ व्यवहारिक रूप से झूम रहा था। और फिर भी वह आज रात यहाँ खड़ा है, ईशा अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने का नाटक कर रहा है। ये हास्यास्पद है। सेराफिना सहमत हुई। ईशा अग्रवाल उसमें क्या देख सकती है? वह कुछ भी नहीं है। मैंने दामियान को मेरी ओर कुछ सम्मान जैसा देखते हुए पकड़ा। इस तरह के गणना किए गए हमले के सामने मेरी शांतता के लिए सम्मान। हमें बताओ सेराफिना, जयंत ने जारी रखा, क्या उसने कभी तुम्हारे अनाचारों के बारे में तुमसे सामना किया? सेराफिना गिदोन के करीब चली गई, जिसने अपनी कमर के चारों ओर एक बांह लपेटी। कभी नहीं, वह साहस नहीं करेगा। उसकी हमारी शादी में कोई गरिमा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उसने सीधे मेरी ओर देखा, उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। भले ही वह जानता था वह क्या कर सकता था। नाटक करना बेहतर है कि वह नहीं जानता। कमरा हंसी में फट गया, आवाज मुझ पर एसिड की तरह धो रही थी। जयंत की आंखें जीत के साथ चमक उठी क्योंकि उसने मुझे अकेले खड़े देखा। अंबरनगर के अभिजात वर्ग के उपहास से घिरा हुआ था। उस पल में, जैसे ही हंसी भव्य बॉल रूम के माध्यम से गूंज गई, मैंने अपना निर्णय लिया। यह अपमान आखिरी होगा जो मैं कभी भी सहूंगा। मेरी शर्ट के नीचे जैद लटकन मेरी त्वचा के खिलाफ धड़कता हुआ प्रतीत होता था, जैसे कि मेरे संकल्प का जवाब दे रहा हो। मैंने कमरे के पार सेराफिना की टकटकी को मिलाया। मेरी अभिव्यक्ति ने मेरे अंदर मंथन करने वाले तूफान में से कुछ भी धोखा नहीं दिया। उन्हें अब हंसने दो। जल्द ही वे ठीक ठीक समझेंगे कि मैं कौन था और मैं क्या सक्षम था। हंसी एक दुर्घटनाग्रस्त लहर की तरह बॉल रूम के माध्यम से गड़गड़ाहट हुई, मेरे ऊपर उपहास की लहरों में धो रही थी। मैं वहां खड़ा था, बाहर से शांत दिखाई दे रहा था जबकि अंदर क्रोधित था। जयंत का आत्मसंतुष्ट चेहरा जीत के साथ चमक रहा था क्योंकि उसने मेरे सार्वजनिक अपमान पर भीड़ की प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण किया। उसे देखो, वहां खड़ा है, पूरी तरह से दयनीय। जयंत ने चिल्लाया, मंच पर अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए मेरी ओर इशारा करते हुए। अपमानित साथ रहने वाला दामाद जो अपनी पत्नी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अधिक हंसी फट गई। कुछ फीट दूर सेराफिना गिदोन की बांह से चिपक गई। उसके लाल होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए क्योंकि उसने मेरे अपमान को देखा। उसकी आंखें संक्षेप में मेरी मिली, घृणा के अलावा और कुछ नहीं से भरी हुई थीं। मैंने सुना कि उसने 3 साल भंडारण कमरे में एक गद्दे पर सोते हुए बिताए। किसी ने भीड़ से बाहर बुलाया। जयंत ने तुरंत इस पर कब्जा कर लिया। क्या ये सच है, कुमार? क्या उन्होंने तुम्हें पोछे और झाड़ू के साथ सोने के लिए मजबूर किया? मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। मेरी शर्ट के नीचे जैद लटकन मेरी त्वचा के खिलाफ गर्म महसूस हुआ, लगभग जैसे मेरी भावनाओं का जवाब दे रहा हो। सांस लो, बस सांस लो। उसे देखो, वह अपनी आंखें बंद कर रहा है, नाटक कर रहा है कि हम मौजूद नहीं हैं। जयंत की आवाज जोर से बढ़ गई। उसने यही किया जब उसे सेराफिना को दूसरे आदमी के साथ बिस्तर में मिला, है ना? बस अपनी आंखें बंद कर ली और नाटक किया कि यह नहीं हो रहा था। भीड़ हंसी के साथ दहाड़ गई, लेकिन मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर रहा था। मैं इस पल का उपयोग कर रहा था, उनके उपहास का उपयोग कर रहा था। प्रत्येक अपमान, प्रत्येक उपहास मेरे संकल्प को मजबूत करने के लिए एक उपकरण बन रहा था, मेरी आत्मा को कठोर करने के लिए। मैंने जो साधना तकनीक का अध्ययन किया था, वह विकास के लिए ईंधन के रूप में विपरीत का उपयोग करने की बात करता था। उनके जहर को अपनी शक्ति में बदलो। मेरी सांस स्थिर हो गई। मेरे चारों ओर शोर फीका होने लगा, दूर की गूंज बन गया क्योंकि मैंने अंदर ध्यान केंद्रित किया। मैंने सुना कि शर्मा परिवार के नौकर भी उसकी सास से अनुमति के बिना उसे चाय नहीं डालेंगे। किसी और ने बाहर बुलाया। दयनीय, जयंत ने विस्मयादिबोधक किया। और अब वह सोचता है कि वह ईशा अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है। वेरिडिया शहर में सबसे वांछनीय महिला। मैं अभी भी रहा, आंखें बंद, अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
साधना तकनीक काम कर रही थी, उनकी उपहास हर गुजरते सेकंड के साथ कम दर्दनाक हो रहा था। मैं तूफान के भीतर शांत का एक केंद्र ढूंढ रहा था। ये काफी है, आवाज ने शोर के माध्यम से काट दिया। मैंने रोहन वर्मा को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा तनावग्रस्त लेकिन निर्धारित था। ये बहुत दूर चला गया है जयंत, रोहन ने दृढ़ता से कहा। तुमने कुमार के खर्च पर अपना मजा लिया है, इसे जाने दो। भीड़ शांत हो गई इस अपेक्षित हस्तक्षेप को देखते हुए। जयंत की आंखें खतरनाक ढंग से सक्रिय हो गईं क्योंकि वह मंच से नीचे चला गया और रोहन के पास गया। खैर, रोहन वर्मा नायक खेलने का फैसला करता है, जयंत ने रोहन को एक शिकारी की तरह चक्कर लगाते हुए कहा। अप्रवासी व्यापारी जो सोचता है कि वह हमारे शकल में संबंधित है। रोहन अपनी जमीन पर खड़ा रहा। मैंने कहा काफी है जयंत, ये सार्वजनिक शर्मिंदगी तुम्हारे नीचे है। जयंत का चेहरा काला हो गया। मेरे नीचे? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? वह रोहन के करीब गया, उस पर झुकते हुए। तुम ठीक किसको संबोधित कर रहे हो वर्मा? मैंने चुपचाप देखा, रोहन के साहस से प्रभावित लेकिन इस बारे में चिंतित था कि आगे क्या होगा। जयंत हुडा अपने क्षमा के लिए नहीं जाना जाता था। मैं ठीक जानता हूं कि तुम कौन हो, रोहन ने शांति से जवाब दिया। और मैं अभी भी कहता हूं कि यह बहुत दूर चला गया है। कमरे में चुप्पी अब पूर्ण थी। हर कोई अपनी सांस रोक रहा था, टकराव को प्रकट होते हुए देख रहा था। जयंत का हाथ इतनी जल्दी चला कि मैंने मुश्किल से इसे देखा। एक तेज खटखटाना कमरे के माध्यम से गूंज गया क्योंकि उसने रोहन को चेहरे पर थप्पड़ मारा। कई महिलाओं ने आश्चर्य में कहा, अपनी जगह जानो। जयंत ने गुर्राया, उसकी आवाज कम और खतरा थी। तुम एक विदेशी के अलावा और कुछ नहीं हो जो व्यवसाय में भाग्यशाली हो गया। तुम सोचते हो कि यह तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने का अधिकार देता है। रोहन का गाल थप्पड़ से लाल हो गया, लेकिन उसने तुरंत पीछे नहीं हटा। ये सही नहीं है, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। जयंत ने क्रूर रूप से मुस्कुराया। अगर तुम कुछ चेहरा वापस कमाना चाहते हो तो घुटने टेको और मेरे सामने दंडवत करो, और शायद मैं इस अत्याचार को माफ कर दूंगा। तुम गंभीर नहीं हो सकते, रोहन ने कहा, उसकी आवाज लड़खड़ाती हुई। मैं बिल्कुल गंभीर हूं, जयंत ने जवाब दिया। घुटने टेको और दंडवत करो, या मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस शहर में तुम्हारा हर व्यावसायिक संबंध सुबह तक गायब हो जाए। धमकी हवा में लटक गई। मैं रोहन को अपने विकल्पों की गणना करते हुए देख सकता था, उसकी आंखों में हताशा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जयंत का उसके भविष्य पर कितना अधिकार था। यह मत करो, मैंने अचानक कहा, खुद को भी आश्चर्यचकित करते हुए। सभी आंखें मेरी ओर मुड़ गईं। जयंत की अभिव्यक्ति शुद्ध नफरत में बदल गई। इससे बाहर रहो कुमार, उसने थूका। यह मेरे और अप्रवासी के बीच है। मैं आगे बढ़ा। उसका नाम रोहन वर्मा है। जयंत ने उपहास किया। मुझे परवाह नहीं है कि उसका नाम क्या है। वह या तो घुटने टेकेगा या नष्ट हो जाएगा। वह रोहन की ओर वापस मुड़ गया। खैर, यह क्या होने जा रहा है? तुम्हारी गरिमा या तुम्हारी आजीविका? भीड़ भूख से देख रही थी। सेराफिना ने गिदोन से कुछ फुसफुसाया, दोनों तमाशे पर मुस्कुराते हुए। रोहन ने संक्षेप में मुझे देखा, फिर जयंत को वापस। निर्णय का वजन दृश्यमान रूप से उसकी आत्मा को कुचल दिया। धीरे धीरे, अनिच्छा से, उसने अपने घुटनों को मोड़ना शुरू कर दिया। मुझे खेद है, उसने फुसफुसाया। मेरे पास कर्मचारी हैं जो मुझ पर निर्भर करते हैं। जयंत की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि रोहन ने घुटने टेकना शुरू कर दिया। ये सही है, अपनी जगह जानो। मेरे अंदर कुछ स्नैप हुआ। उस पल में, मेरे सभी साधना अभ्यास, आंतरिक शांत के मेरे सभी प्रयास टूट गए। इससे पहले कि रोहन के घुटने फर्श को छू पाते, मैं आगे बढ़ा और उसकी बांह को पकड़ लिया, उसे रोकते हुए। मत करो, मैंने दृढ़ता से कहा। उसे वह मत दो जो वह चाहता है। जयंत का चेहरा क्रोध के साथ विकृत हो गया। तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तुमसे संबंधित नहीं है कुमार। मैंने रोहन को सीधा होने में मदद की, फिर सीधे जयंत का सामना करने के लिए मुड़ गया। तुमने शाम को मेरा उपहास करने में बिताया और मैंने इसे बर्दाश्त किया। लेकिन जब तुम अपने मनोरंजन के लिए एक अच्छे आदमी को खुद को अपमानित करने के लिए मजबूर करते हो तो मैं खड़ा नहीं रहूंगा। तुमने अपना दिमाग खो दिया है।